तो कल हम लोगों की जो क्लास थी उस क्लास में बेसिकली एड्सॉर्प्शन आपका क्या होता है हमने इस बारे में डिस्कस किया था। एड्सॉर्प्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और केमिकल, इस बारे में भी बातचीत की थी। आज हम लोगों को बातचीत करनी है कि अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, चाहे वो फिजिकल हो या चाहे वो आप लोगों का केमिकल हो, उसके एड्सॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है, ठीक है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब जैसे एड्सॉर्प्शन के बारे में हम जानते हैं कि आपके पास इस तरीके का कोई क्या होगा, एक सरफेस होगी। अब सरफेस के ऊपर अगर पार्टिकल्स आकर खुद को क्या कर रहे हैं, सेटल करवा रहे हैं, तो उन्हीं सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स ओवर दी सरफेस इज बेसिकली नोन एज एड्सॉर्प्शन। जो सरफेस होती है उस सरफेस को हम लोग कहते हैं एडसॉर्बेंट, ठीक है। और जो पार्टिकल्स आके उसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, दैट पार्टिकल्स आर नोन एज एडसॉर्बेट। ये दो वर्ड्स थे आप लोगों की लाइफ में। अब हमको ये बताना है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब आपका एड्सॉर्प्शन कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम लोग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले कितने पार्टिकल्स आए एड्सॉर्ब होने के लिए, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितनी जगह पर आकर एड्सॉर्ब हुए, ठीक है, कितनी सरफेस पर एड्सॉर्ब हुए और कितने आए। यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिफाइन किया जाता है एज अ रेशियो ऑफ एक्स अपॉन एम। जहाँ पे अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि एक्स क्या है, तो एक्स का मतलब होता है अमाउंट। किस चीज़ का अमाउंट? आपके एड्सॉर्बेट का, ठीक है, यानी कि कितने पार्टिकल्स बेसिकली आए। और अगर कोई पूछेगा एम क्या है, तो एम भी अमाउंट है, लेकिन किस चीज़ का अमाउंट है? आपकी सरफेस का, कि आपके पास कितनी सरफेस थी, उस सरफेस का अमाउंट, ठीक है, उस पर्टिकुलर सरफेस का अमाउंट, बराबर। अच्छा, तो एक लॉजिक तो यहीं से बन जाता है, यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा क्या करोगे, पार्टिकल्स को लाओगे, है ना, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। मान लो आपके पास बहुत बड़ी सरफेस है, 1 किलोमीटर लंबी बड़ी सरफेस है, बट उस 1 किलोमीटर बड़ी लंबी सरफेस पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं आ रहे। समझ में आ रही बात? कोई पार्टिकल्स ही नहीं आ रहे, तो उस बड़ी सी सरफेस का क्या कोई लाभ है? नहीं है, राइट। लेकिन अगर पार्टिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एड्सॉर्बिंग, ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स एड्सॉर्बिंग अगर आप क्या कर लो, इंक्रीज कर दो, तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एड्सॉर्बिंग अगर इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एड्सॉर्बिंग वाले हम इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एड्सॉर्बिंग वाले इंक्रीज कैसे करेंगे? अब देखो कैसा रहता है, कुछ पार्टिकल्स की खुद की इच्छा होती है कि चलो चलो सरफेस के प्रति अट्रैक्ट हो, मतलब वो एक अट्रैक्शन अच्छा खासा अमाउंट में फील करती हैं सरफेस के प्रति, तो वो खुद आएंगी, ठीक है, सरफेस के ऊपर चिपकने के लिए। अब जैसे कई स्टूडेंट्स की पढ़ाई में इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही होता है ना, तो वो खुद पढ़ाई करने के इच्छुक होंगे। ऐसे में उनके पेरेंट्स को या उनके टीचर्स को उनको कूटना नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, है ना। वो अपना खुद आएंगे उस सरफेस पर किताबों के पास और खुद की पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। तो वैसे ही कुछ गैसेस होती हैं, उन गैसेस को एड्सॉर्ब होना अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है अट्रैक्ट होना सरफेस के पास, वो खुद अपनी मर्जी से जाती हैं उस सरफेस के पास अट्रैक्ट होने के लिए। और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनको एड्सॉर्ब होना अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये एक सबसे बड़े फैक्टर इसको गवर्न करने वाला है, वो ये कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल का नेचर कैसा है। आप जो ऊपर एड्सॉर्बेट ले रहे हो, आप जो गैस ले रहे हो या फिर आप जो लिक्विड ले रहे हो, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, बराबर। अगर उसका नेचर एड्सॉर्ब होने का अच्छा खासा है तो वह एड्सॉर्ब होना पसंद करेगी, अगर उसका नेचर अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि तुम्हें पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेट्स से मैथ्स, ठीक है,
अच्छा चलो मैथ्स को छोड़ दो, लेट्स से पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेट्स से हिंदी, लेकिन मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो क्या होगा कि आपकी सरफेस इस बार कौन है, हिंदी, तो उसके तरफ तुम बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन जब अपन दूसरे टाइम सरफेस कर देते हैं मैथ्स को, तो तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, पढ़ना चाहते हो बट मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते। तो वैसे ही मान लेते हैं कुछ पार्टिकल्स यानी कि आपके एड्सॉर्बेट अट्रैक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं आप उनको ऐसी चीज की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो उनको पसंद ही नहीं है, भूख तो लग रही है, खाना तो खाना है, बट कोई ऐसी चीज लेट से खाने में बना दी गई है जो पसंद नहीं है, लौकी, कद्दू, टिंडा, परवल, तो ऐसे मेरे अनफेवरेट टाइप की सब्जियां, तो ऐसे में क्या होगा, हमें पसंद, क्या बोलेंगे, भूख नहीं लगी, अरे यार खाने का मन नहीं कर रहा है या कम खाएंगे, राइट। तो वैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक कि आपके खुद के पार्टिकल का नेचर कैसा है, वो खुद एब्जॉर्ब होना चाहता है कि नहीं चाहता है, राइट। और दूसरा आप लोगों का कि आपकी सरफेस कैसी है, क्या वो उस सरफेस उस पार्टिकल को ज़्यादा क्वांटिटी में लेने लायक है भी कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपकी सरफेस के ऊपर अगर बातचीत करूँ, तो ऐसे केस में दो आप लोगों के पास होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका एक्टिवेटेड चारकोल और एक होता है आप लोगों के पास सादा चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल ना पोरस होता है, पोरस मतलब छोटे छोटे लेट से आप लोगों के पास होल्स होते हैं, और एक होता है आपके पास नॉर्मल चारकोल, वो आप लोगों का एक नॉर्मल कैसा दिखता है चारकोल, बस वैसा ही दिखेगा। तो एक्टिवेटेड चारकोल में क्योंकि पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के अंदर भी जो सरफेस एरिया क्रिएट होता है, वहां पे भी देखो पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो आप किस प्रकार की सरफेस ले रहे हो, ठीक है, वो सरफेस भी डिसाइड करेगी कि पार्टिकल्स उसके पास आएंगे कि उसके पास पार्टिकल्स नहीं आएंगे। अब कई बार पार्टिकल्स के खुद के आने की इच्छा नहीं होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था गैसियस स्टेट में कि जो हाइड्रोजन होती है, जो हीलियम होती है, उनको लिक्विफाई होना अच्छा नहीं लगता है ना, उन्हें पसंद नहीं आता, अरे यार कोई हमारा लिक्विफिकेशन करे। तो वैसे ही कुछ आपके ऐसे भी पार्टिकल्स हो सकते हैं जिन लोगों को एड्सॉर्ब होना अच्छा नहीं लगता, राइट। तो इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के, तो अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट इन दोनों के नेचर पे ये चीज क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर जो आपके एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करता है वो होता है सरफेस एरिया। देखो मान लेते हैं तुम लोगों को एक पर्टिकुलर मैथ्स की किताब दी गई, तुम्हें मैथ्स के सवाल सॉल्व करना बहुत पसंद है, तुमने पढ़ सारे सवाल सॉल्व कर दिए, तुम्हें और चाहिए, तो तुम्हारा और इंटरेस्ट होगा, तुम और ज़्यादा सवाल सॉल्व करोगे। अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास सिर्फ एक ही किताब है, तुमने उसको सॉल्व कर लिया, तुम्हारे सवाल खत्म हो गए, तुम बैठ गए कि हो गए मैडम खत्म, अब क्या करें। अगर ज़्यादा किताब होंगी तो तुम ज़्यादा सवाल सॉल्व करोगे। तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस के ऊपर आकर डिपॉजिट होना। मान लेते हैं कि मेरे पास सरफेस कम है तो कम पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे, सरफेस कैसी है वो नहीं, सरफेस कम है। जैसे मान लेते हैं मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाना खाना है, बट राइट नाउ मेरे पास सिर्फ 2 ही रोटियां हैं, तो मैं सिर्फ 2 ही रोटियां खा पाऊंगी, भली मेरे को और भूख लगी हो, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास रोटी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, तो मुझे 2 ही रोटी खानी पड़ेगी, है ना। तो भले ही आपके पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आपकी जो एड्सॉर्बेट है वो भी बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास उस पर्टिकुलर क्या नाम है लेयर का, उस सरफेस का एरिया कम है। तो अगर आप एरिया ज़्यादा कर दोगे, सरफेस एरिया अगर आप ज़्यादा कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा जगह मिलेगी खुद को क्या करने की, डिपॉजिट करने की, ठीक है। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होता है वो ये कि आप अगर किसी भी कैटलिस्ट को यूज करते हो, लेट से पाउडर वाले फॉर्मेट में, है ना, और अगर आप किसी कैटलिस्ट को यूज करते हो सॉलिड वाले फॉर्मेट में, अब तुम तो जानते ही हो कि कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना। तो मैं ये नहीं कह रही कि सॉलिड वाला कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, पाउडर वाला वो भी करेगा, बट जो कैटलिस्ट पाउडर वाला जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। दोनों एक ही कैटलिस्ट, बट पाउडर वाले ने ज्यादा किया, इसका मतलब जरूर पाउडर और जरूर सॉलिड के लेने से कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। तो
तो यानी कि आप जितना छोटा 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 पार्टिकल करते जाओगे, ठीक है, आप अपने जो भी आपकी लेयर है उस लेयर का आप जितना क्या करोगे, सरफेस एरिया बढ़ाओगे। अब कई लोग पता है इसको ऐसे समझते हैं कि आप लोगों के पास जो लेयर है उस पर्टिकुलर लेयर को हम लोगों ने क्या करना चाहिए, छोटे 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 टुकड़ों में कर देना चाहिए, बराबर। उस लेयर को क्या कर देना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। तो आप उस पर्टिकुलर लेयर को, जैसे कि मान लो मेरे पास ये लेयर है, इसको मैं जितने छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगी, ठीक है, जितने उसको क्रश करूंगी, क्रशिंग करने से मेरा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना बढ़ेगा। क्यों, देखो अभी फिलहाल अगर मेरे पास ये एक मेरी लेयर है तो मेरे पार्टिकल्स कहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं खुद को, यहाँ 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 यहाँ। देखो यहाँ मेरे पार्टिकल्स खुद को डिपॉजिट कर पा रहे हैं, यहाँ डिपॉजिट कर पा रहे हैं, यहाँ डिपॉजिट कर पा रहे हैं, लेट्स से यहाँ डिपॉजिट कर पा रहे हैं, और तो कहीं डिपॉजिट कर नहीं पा रहे हैं वो। अगर मैं इस लेयर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, मान लेते हैं इसके मैंने लेट्स से 2 टुकड़े कर दिए, इस पर्टिकुलर सरफेस के मैंने मान लेते 2 टुकड़े कर दिए, तो 2 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा ऐसा दिखेगा, एक टुकड़ा ऐसा दिखेगा। सुनो होगा क्या, अब आपका पार्टिकल पहले यहाँ पे भी हो रहा था डिपॉजिट, यहाँ पे भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। पहले आपका पार्टिकल ऊपर भी डिपॉजिट हो रहा था, अभी भी हो रहा है। पहले आपका पार्टिकल नीचे भी डिपॉजिट हो रहा था, अभी भी हो रहा है। लेकिन आपने इसको ब्रेक कर दिया, कहाँ से, लेट्स से यहाँ से। तो जहाँ से आपने उसको काटा, यानी कि ये जो आपने क्या की, आपने ये 2 न्यू सरफेसेस क्रिएट की। क्योंकि जब वो आपका बार, वो आपकी लेयर जुड़ी हुई थी तो वो सरफेस आपकी क्या थी, विजिबल नहीं थी ना। और जब आपने उसको तोड़ दिया तो 2 नई सरफेसेस क्रिएट हो गई, है ना, 2 नई सरफेसेस क्रिएट हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जितना उसको छोटे टुकड़ों में करोगे उतनी नई सरफेसेस क्रिएट होंगी और उतने ज़्यादा पार्टिकल्स को मौका मिलेगा क्या करने के लिए, डिपॉजिट होने के लिए। और अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन या फिर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तीसरा पैरामीटर होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम किससे इंडिकेट मतलब रिलेट करते हैं, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस से। आपने गैसियस स्टेट में लिक्विफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ा है, क्रिटिकल टेम्परेचर वाला टॉपिक पढ़ा है, राइट। तो वो जो लिक्विफेक्शन ऑफ गैस वाला टॉपिक पढ़े थे तो वहां पे हमने क्रिटिकल टेम्परेचर जैसा एक वर्ड डिफाइन किया था। क्या था क्रिटिकल टेम्परेचर वाला, आपका फॉर्मूला 8A/27RB। और हम लोगों ने वहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन क्या किया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर आपका एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अबोव क्या पॉसिबल नहीं होता है, लिक्विफिकेशन उस पर्टिकुलर गैस का पॉसिबल नहीं होता। याद आ रहा है, इज नॉट पॉसिबल। तो अभी अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि कोई भी पर्टिकुलर गैस या कोई लिक्विड कितना ज़्यादा एड्सॉर्ब होने की कोशिश करेगी, तो ध्यान रखना यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है टीसी का डायरेक्टली ए से रिलेशनशिप है। अब तुम्हें ए शायद याद होगा, ए क्या है आप लोगों का, वेंडरवॉल कांस्टेंट है ना। कौन सा कांस्टेंट है, वेंडरवॉल्स कांस्टेंट है। कौन सा वाला वेंडरवॉल कांस्टेंट, ऑफ प्रेशर करेक्शन। जब हमने प्रेशर का करेक्शन किया था तो उस वक्त एक कांस्टेंट आया था, उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, वेंडरवॉल कांस्टेंट। और ये वेंडरवॉल कांस्टेंट किस चीज के दर्शाता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को दर्शाता है। यानी कि अगर किसी भी 2 चीजों की क्या होगी, पार्टिकल्स के बीच का, बोलो 2 पार्टिकल्स के बीच में अगर मान लेते हैं 2 अलग अलग गैसेस की एक ही वैल्यू ज़्यादा है, तो एक ही वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब होता है कि उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर आप लोगों का क्या ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा है। और अगर पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा करता है, इसका मतलब वो ज़रूर वो पार्टिकल सॉलिड के ऊपर आने में भी अपना अट्रैक्शन ज़्यादा कर रहा होगा। तो इसका मतलब अगर आपका टीसी हाई है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका जो टीसी हाई है इसका मतलब आपका ए हाई है। अगर ए हाई है इसका मतलब आपके पास जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उस पर्टिकुलर पार्टिकल का जो इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शन भी बोलो कैसा है, अच्छा है। और अगर उसका इंटरैक्शन अच्छा है इसका मतलब बताइए क्या, कि वो एड्सॉर्प्शन भी क्या कर रही है, ज़्यादा कर रही है। ठीक है, वो एड्सॉर्प्शन भी क्या कर रही है, ज़्यादा कर रही है। तो अभी तुम्हें अगर याद हो थोड़ा सा भूतकाल में, तो हम लोगों ने जब वेंडरवॉल कांस्टेंट ए वाला टॉपिक पढ़ा था तो उस जमाने में तुमको ये बताया गया था कि ए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे ए सबसे पहले टॉप इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। मैं नेट डाइपोल मोमेंट नहीं बोल रही हूँ, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, यानी कि आपका मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। ठीक है,
अगर आपका एक मॉलिक्यूल पोलर है और आपका एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो जो पोलर होगा उसकी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है तो अल्टीमेटली एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। दूसरा पैरामीटर हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में आप ए क्या करोगे, देखोगे किस नज़रिए से, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका ए भी ज़्यादा। तो अगर मान लेते हैं मैं कल को तुम्हें 3 गैसेस दे दूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पूछूंगी इनमें से किसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा है, यानी कि किसके लिए x/m की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको ए के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। एक ही ग्रुप के हैं, सेम नेचर की गैसेज हैं, ठीक है, सभी के सभी नॉन पोलर हैं, तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मासेस के अकॉर्डिंग मैं अरेंज करूंगी तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे मान लेते क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दे दिया जाए, जैसे बोला जाए O2, CO2 और मान लेते हैं पूछ लिया जाए हीलियम, अब क्या करें, सब अलग अलग नेचर की गैसेज है, तो पहले आप देखो इनमें से पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है। तो जो सेम टाइप की गैसेज होती है, मतलब होमो मॉलिक्यूलर गैसेज, ये आपकी नॉन पोलर होती हैं, O2, H2, N2, और हीलियम तो भैया वैसे भी अकेला है तो ये तो डेफिनेटली नॉन पोलर ही होगा, और CO2 ये पोलर होती है। अब पोलर मतलब इसका नेट डाइपोल मोमेंट मैं मानती हूँ 0 होता है, तो इसको पोलर बोलना तो भैया गलत स्टेटमेंट होगा, इसलिए मैं नहीं बोलती, बट इसके पास इसके बॉन्ड्स में तुम देखना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है ना, इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट मैं मानती हूँ 0 है, बट अक्रॉस वन बॉन्ड इनके पास कुछ तो डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसीलिए ये उन बाकियों के कंपेयर में कुछ तो पोलर होगी, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका ए होगा, CO2 का, उससे कम ए किसका होगा। अब हमें दिक्कत आ गई क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर है, तो मॉलिक्यूलर मास को देखो तो यानी कि इस तरीके का, ठीक है। तो यही आप लोगों के एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का भी रेट होगा। तो ये टोटल कौन सा वाला नंबर का फैक्टर था, तीसरा, कि तीसरे फैक्टर से किस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने रेट को डिपेंड करवाते हैं। चौथा फैक्टर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या असर पड़ता है आप लोगों के रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे। इस क्लास के बाद जो एक दूसरी क्लास होगी जिसमें हम आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आप इस बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो ये आपकी लेयर है, ऊपर में कुछ पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में इस तरीके से हैं। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप दबा रहे हो, आप पार्टिकल्स को दबा रहे हो। अगर आप पार्टिकल्स को दबा रहे हो यानी कि आप उनको बोल रहे हो नीचे जाओ, नीचे जाओ, मतलब आप उनको बोल रहे हो कि जाओ जाके सरफेस पे खुद को डिपॉजिट करो, तो इट मीन्स दैट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे प्रेशर को इंक्रीज करने से मेरा जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, आप लोगों का इंक्रीज हो जाता है। बट ये रूल सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है, बल्कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर को 2 केसेस के लिए स्टडी करना चाहिए हमेशा। एक पढ़ना चाहिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केसेस में, और एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हमें पढ़ना चाहिए केमिकल एड्सॉर्प्शन के केसेस में। तो अगर मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केसेस के नज़र से देखूं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो, आपके प्रेशर के बढ़ाने की वजह से आपके पार्टिकल्स और बोलो क्या होते हैं, सरफेस पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो और सरफेस पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, प्रेशर के, है ना। मेरा x/m क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, प्रेशर के। तो ऐसा मैं कह सकती हूँ किसके केस में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे मेरा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बोलो क्या होता जाएगा, आप लोगों का बढ़ता जाएगा। सो इसीलिए अगर कोई मुझे इसका ग्राफ बोलेगा कि इसका ग्राफ कैसा दिखना है, तो हम लोग कहेंगे कि अगर आप y एक्सिस पे x/m को प्लॉट कर रहे हैं, आप इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ मेरा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो इसके लिए आप आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़िएगा। एक पढ़िएगा लैंगमियर, ठीक है, कि वो किस तरीके से समझाता है, और दूसरा पढ़िएगा फ्रेंडलिच, वो किस तरीके से समझाता है। इवन इफेक्ट ऑफ प्रेशर में तो मैं दोनों तरीके से यही सजेस्ट करूंगी कि आप वहाँ पे लैंगमियर और फ्रेंडलिच को देखिए। ये कर्व जनरलाइज्ड कर्व है, ये एक जनरलाइज्ड कर्व है कि ऐसा होना चाहिए। एक्चुअल में कैसा होता है, एक्चुअल में ये वाली चीज़ें आपको क्या करती हैं, दो नाम लिखे ना मैंने, ये एक्सप्लेन करते हैं। अब एक आपका होता है 5वां फैक्टर, उस पर भी बातचीत करते हैं, 5वां और आखिरी फैक्टर,
कि आखिर आपके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है आप लोगों के रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन पे। तो अगेन इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। पहला होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा होता है आप लोगों के पास केमिकल एड्जॉर्प्शन। दोनों के लिए ही इसका जो तरीका है, इसका जो काम करने का नेचर है वो अलग अलग है। देखो कैसे, आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में पहले ये तो जान लो कि x/m पहली बात तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t के, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। इसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है आप लोगों का वो। अब ये मैम एक्सपोनेंशियली क्यों बना, इसमें मत घुसो, बट ये एक्सपोनेंशियल बन गया इनवर्स। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, अब मैं इसके दो रीजन दे सकती हूँ। पहला रीजन ज़्यादा बेटर है और वही मैं अपने तरीके से याद भी रखती हूँ कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आपके जो पार्टिकल्स हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो गैसियस पार्टिकल्स है कि क्या, इसीलिए आप बोला पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट क्या हो जाएगा, रैंडम मूवमेंट उनका बोलो क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल सरफेस पर नहीं आएंगे, है ना, सरफेस पे नहीं आएंगे। अगर किसी बच्चे को तुम अच्छा खासा खाना वाना खिला दो और उसको उसकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी भर दो, तो क्या वो एक जगह शांत बैठता है, क्या नहीं, वो हिलता डुलता रहता है। और हम तो चाहते हैं कि एड्जॉर्प्शन में पार्टिकल सरफेस पे आए। यहाँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से भैया पार्टिकल सरफेस से बल्कि दूर भाग रहे हैं, तो इसीलिए आपका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन घट जाता है। अब बात होती है केमिकल एड्जॉर्प्शन की। तो देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन में आप लोगों का जो टेम्परेचर के साथ वो दो दो तरीके का वेरिएशन देता है। मतलब जब हम बात करते हैं इनिशियली, तो इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में आपका x/m टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद आप ये देखते हो कि यही x/m टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशनशिप शो करता है, इनवर्स। तो पहले ग्राफ देख लेते हैं, फिर इसका रीजन समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों और क्या हुआ। तो x/m का टेम्परेचर का वेरिएशन अगर मैं केमिकल एड्जॉर्प्शन के साथ देखूं तो कुछ तुम्हें इस तरीके का देखने को मिलेगा कर्व, ये ऐसा। यानी कि स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, बट एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद वो ये कर्व क्या होने लगता है, आपका डिक्रीज होने लगता है। यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग में कहूं तो अप टू ट्रांजिशन स्टेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा होता क्यों है, तो इसके लिए आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन आप कहते किसको। अगर आपको यही नहीं पता कि केमिकल एड्जॉर्प्शन किसे कहा जाता है तो आप इसका रीजन नहीं समझ पाओगे। अब इसका देखो रीजन क्या है। अभी हम अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों के पास जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, उस केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्चुअली क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। मतलब जो भी पर्टिकुलर गैस आ रही है वो एक्चुअली में कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है। किसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है, सरफेस के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है, जो कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में नहीं होता था, है ना, जो कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में नहीं होता था। तो अगर मान के चलते हैं ये हमारी एक सरफेस है, ये मान लो हाइड्रोजन गैस आ रही है। अगर तुम चाहते हो कि हाइड्रोजन गैस इस तरीके से आपकी सरफेस के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना ले, तो देखो इस तरीके का तो माहौल पॉसिबल है नहीं, ये वाली चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, हाइड्रोजन से कितना बॉन्ड बना सकती है, सिर्फ एक बॉन्ड बना सकती है। या तो वो एक कोवैलेंट बॉन्ड दूसरी हाइड्रोजन के साथ बनाए, या तो एक कोवैलेंट बॉन्ड सरफेस के साथ बनाए, दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है। तो एक्चुअली में अगर केमिज ऑप्शन में आप चाहते हो कि मॉलिक्यूल आप लोगों का बोलो क्या करे, आप लोगों का वो मॉलिक्यूल क्या करे, बताओ, आप लोगों का वो मॉलिक्यूल क्या करे, नीचे आके सरफेस पे बॉन्ड बनाए, तो इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जब ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, जब आपके पास हाइड्रोजन के फ्री एटम्स तैयार हो जाएंगे, तब ये हाइड्रोजन के फ्री एटम्स नीचे आएंगे और नीचे आके बोलेंगे चलो हम सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएं। यानी कि इनिशियली आप जो एनर्जी देते हो
ठीक है। इनिशियली जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, यानी कि जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो, तो आपकी एनर्जी सप्लाई करने से वो एनर्जी किस पर्पस के लिए होती है? बॉन्ड्स को तोड़ने के पर्पस के लिए होती है। और जैसे बॉन्ड्स टूटेंगे तभी तो एड्सॉर्प्शन होगा ना। तो यानी कि एड्सॉर्प्शन होने के लिए, केमिजॉर्प्शन होने के लिए, केमिकल एड्सॉर्प्शन होने के लिए बॉन्ड्स का टूटना जरूरी है। और क्योंकि बॉन्ड्स टूट रहे हैं इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसीलिए स्टार्टिंग में हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके एवज में बॉन्ड्स टूटते हैं और अल्टीमेटली केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है। बट एक ऐसी स्टेज आती है, ठीक है, एक ऐसा आप लोगों के पास पॉइंट आता है जब सारे बॉन्ड टूट चुके होते हैं, ठीक है, सारे बॉन्ड टूट चुके होते हैं। गैसेस के बीच के जो सारे बॉन्ड होते हैं, है ना, गैसेस के सारे बॉन्ड टूट चुके होते हैं। अब ऐसे में बॉन्ड तो टूट चुके हैं, अब एज वेल एज एक ऐसी स्टेज आएगी वो सारे के सारे लोग बॉन्ड बना चुके होते हैं, ठीक है, वो सारे बॉन्ड्स बना चुके होते हैं। किसके साथ बॉन्ड बना चुके होते हैं? सरफेस के साथ, है ना, बॉन्ड बना चुके होते हैं किसके साथ? सरफेस के साथ। उनको और टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि टेम्परेचर तो तब चाहिए था ना जब उनको बॉन्ड तोड़ना था ताकि वो सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो सके। अब वो बॉन्ड टूट भी गया, वो सरफेस पे डिपॉजिट भी हो गए, अब उनको और नहीं चाहिए। बट स्टिल अगर मान लेते स्टिल तुम क्या करते हो? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। तो अगर तुम अभी भी बेशर्मों के जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए तो वो टेम्परेचर इंक्रीज वाला क्या करेगा? वो अल्टीमेटली अब आपके एटम, ठीक है, और आपकी सरफेस, उसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को बेसिकली वो तोड़ रहा है ना। वो एटम एटम के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि एटम एटम के बॉन्ड के बीच के सारे टूट गए, सब कुछ हो गया, ट्रे सब टूट फूट गए, अब सब बन भी चुका था, एड्सॉर्प्शन हो भी चुका था, है ना, मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन देखो यहाँ पे हो भी चुका था। और लेकिन फिर भी अगर तुम बेशर्मों के जैसे टेम्परेचर देते जाओगे तो अब एटम और सरफेस के बीच का बॉन्ड टूटेगा। यानी कि बेसिकली आप एटम को अब चिपका नहीं रहे हो सरफेस से, आप एटम को रिमूव कर रहे हो सरफेस से। और एटम को रिमूव कर रहे हो इसका मतलब एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? डिसॉर्प्शन हो रहा है। इसीलिए जब हम लोग और सर्टेन लिमिट के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिसॉर्प्शन होने लगता है, इसीलिए x/m की वैल्यू क्या होती है? घटने लगती है, ठीक है। और हो सकता है कि एक इंसान तुमको ये पर्टिकुलर चीज ऐसा भी पूछ ले कि बताइए कि केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, ठीक है, आप लोगों के टेम्परेचर का डिसॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर का डिसॉर्प्शन के साथ क्या फर्क पड़ता है? तो हमको ये बताना पड़ेगा कि इनिशियली जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वो टेम्परेचर देने से एड्सॉर्प्शन होता है। इनिशियली टेम्परेचर देने से एड्सॉर्प्शन होता है, तो ऑब्वियस है कि एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा तो डिसॉर्प्शन नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब हम उस स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं एंड स्टिल टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आप लोगों का एड्सॉर्प्शन घटने लगता है और आप लोगों का डिसॉर्प्शन बोलो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, ठीक है, डन। अच्छा, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो सारे पॉइंट्स तुम लोगों के क्लियर हैं, यहाँ पे तो कोई तकलीफ लायक चीज़ नहीं है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस देखो ग्राफिकल फॉर्मेट में किस तरीके से होते हैं। आपको एक ग्राफ दे देगा, ये मान लो, इसमें यहाँ ले देगा भैया ये x/m, ठीक है। अच्छा, और यहाँ दे देगा आपका प्रेशर और उसके टेम्परेचर, क्योंकि ये सारे काम तो हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। और आपको 3 कर्व दे देगा, ये और ये, और यहाँ लिख देगा T1, यहाँ लिख देगा T2, यहाँ लिख देगा T3। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसी कोई ना कोई हिंट दी होगी जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कर्व किसका है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का है कि केमिकल। डायरेक्ट भी बता सकता है कि ये कर्व फिजिकल का है, कि डायरेक्टली बता सकता है ये कर्व केमिकल का है, या फिर तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए छोड़ा जा सकता है, डिपेंड ने कि हमने कल जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी फिजिकल और केमिकल की। अब पूछेगा व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन T1, T2 एंड T3। अब कैसे करें? गेशियस स्टेट में भी इस तरीके के कर्व्स आते थे, याद करो, आते थे, हाँ आते तो थे, ठीक है। अब उन गेशियस स्टेट के जो कर्व्स होते थे, ओ माय गॉड यहाँ पे प्रेशर है ना, सॉरी, हाँ, अब ये गेशियस स्टेट में जब कर्व आते थे तब हम क्या करते थे बताइए? हम लोग ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, याद करो, और हर परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या चेक करते थे? x/m की वैल्यू देखते थे। तो अभी हमको ये दिख रहा है कि T3 के लिए जो x/m आएगा वो T3 का x/m बोलो क्या होगा? हाईएस्ट होगा।
और जो T1 के लिए x/m आएगा वो T1 के लिए x/m क्या होगा, लोएस्ट होगा। और मान लेते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पूछा गया फिजिकल के लिए, बताओ फिजिकल एड्सॉर्प्शन अगर हो रहा है तो T1 T2 T3 के लिए क्या रिलेशनशिप है। तो हम तो पढ़ चुके हैं कि जब हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में आपके x/m का और टेम्परेचर का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स, यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा x/m उतना कम होगा। तो अभी x/m अगर इसका हाईएस्ट है तो जरूर इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, लोवेस्ट रहा होगा। तो इसका मतलब फिजिकल के लिए ये कर्व आप लोगों का इस तरीके से होगा, ठीक है, जिसका x/m जितना ज्यादा उस पर्टिकुलर चीज का टेम्परेचर उतना ही कम, अगर फिजिकल की बात हो रही है तो। लेकिन अगर मान लेते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कैसे बताओगे। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में एक बात ध्यान रखना, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि बातचीत बिफोर ट्रांजिशन स्टेट के लिए पूछी जा रही है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट आने से पहले, और एक बातचीत पूछी जा सकती है कि ट्रांजिशन स्टेट के बाद। तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बल्कि वो टेम्परेचर आपके एड्सॉर्प्शन को कम कर रहा होता है। तो यानी कि x/m का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, टेम्परेचर के साथ, इनवर्स का। लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट आने से पहले के केमिकल एड्सॉर्प्शन की अगर आप बात कर रहे होते हो तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, क्योंकि आप जितना भी T दोगे बेसिकली वो एटम्स के बॉन्ड तोड़ता है, दो एटम के बीच के बॉन्ड तोड़ता है और उनको सरफेस पे जाके डिपॉजिट करवाता है, राइट। तो ऐसे केस में यही सेम रिलेशनशिप होल्ड हो जाएगा किसके लिए, आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट के लिए, राइट। लेकिन अगर बिफोर ट्रांजिशन स्टेट पूछा जाए तो फिर ये रिलेशनशिप कुछ आपका इस तरीके का होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा x/m की वैल्यू होगी, ठीक है, आप लोगों का टेम्परेचर भी बोलो कितना होगा उतना ही। एक मिनट, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, अच्छा सॉरी मैंने वहां उल्टा लिख दिया, 2 मिनट, साइन मैंने गलत डाल दिए। आपका x/m जितना हाईएस्ट होगा टेम्परेचर उतना लोवेस्ट होगा। ये है ना, आई थिंक मैंने एक बार गैसियस स्टेट में भी गलती की थी, मुझे आई थिंक श्रेयन ने बताया था कि गलत हो गया है, वहां पे भी मैंने ये गलती कर दी थी, मैं हमेशा कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज कैसी हो जाएगी, आपकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन अगर पूछ रहा है तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में याद रखना दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा कि किस पर्टिकुलर फेज के लिए वो पूछ रहा है, ठीक है। जिस फेज के लिए पूछ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो हमने ये पढ़ लिया कि टेम्परेचर पे किस तरीके से वैरी होता है, प्रेशर पे किस तरीके से वैरी होता है। प्रेशर पे वो जिस तरीके से वैरी होता है ना, वो इस तरीके से होता है, पहले स्ट्रेट लाइन कर्व फॉलो होता है, फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी नेक्स्ट क्लास में सीखोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज फिलहाल हम यहाँ पे रोकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा दैट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, जो कि मैंने बताया कि फ्रेंडलिश और लैंग में, वो आपके एड्सॉर्प्शन का आखिरी पार्ट होगा। एप्लीकेशन वाला पार्ट भी एक होता है, बट एप्लीकेशन वाला पार्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम एनसीईआरटी खोलो, उसमें थोड़ी सी सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 की निकालो, और वहां पर अगर तुमको दिख रहा है टॉपिक एप्लीकेशन है, वैसे कि 10 से 12 पॉइंट्स वहां पर हैं, उनको रीड करो और उसको अपने नोट्स कॉपी में इंक्लूड करो, ठीक है। कि अच्छा ये पर्टिकुलर चीज के लिए ये हमारी सरफेस थी, ये हम लोगों का पार्टिकल था, इस जगह पे इसको ऐसे यूज किया, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं भी अगर तुमको बताऊंगी ना तो मैं भी सिंपली रीड ही करूंगी, उसमें समझाऊंगी मैं क्या, राइट। वैसे कुछ एप्लीकेशंस मैं ऑलरेडी फर्स्ट डे तुमको बता चुकी हूँ, तो वो एप्लीकेशंस तुम्हें याद होने चाहिए, है ना। जैसे गैस मास्क में यूज करते हो, शुगर को एज अ डीकलराइजर आप वहां पे यूज करते हो, किसी भी डाई का अगर आपको कलर कम करना है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना कपड़े खरीदने जाते हैं तो एक रेड कलर हम लोग बात करते हैं कि रेड कलर का। अब लड़के यूजुअली कैसा होते हैं, उनके दिमाग में दो ही चीजें होती हैं, या तो रेड होगा या तो मरून होगा। अब उसमें अगर तुम लड़कियों से लेट से अगर पूछोगे तो तुम्हें बताएंगी चेरी रेड, एप्पल रेड, और भी पता ब्लॉसम रेड, पता नहीं कौन कौन से जमाने भर के रेड, राइट। तो वो जो कलर में इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलता है कि अगर आप रेड भी लेने जाओ तो आपको पता चलेगा वहां पर रेड की भी कम से कम 50 ठोक वेराइटी आती है। तो वो वेरिएशन कैसे आता है, रेड एक ही वाला रेड होता है, वो जो विबग्योर का रेड होता है ना, वही एक रेड होता है। उसी रेड से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे आप लोगों के बेसिकली वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैसे आप उसके अंदर कोई ना कोई इस तरीके का क्या डाल देते हो, एड्सॉर्बेट डाल देते हो, जिसकी वजह से सारे के सारे कुछ पार्टिकल्स उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, बस, ठीक है, याद रखना।
तो ये आप लोगों की कहानी थी, किसको लेकर, आप लोगों के एड्सॉर्प्शन को लेकर। कल जो तुमको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे उसमें मैंने बताया था कि आपके जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उस फिजिकल एड्सॉर्प्शन में और केमिकल एड्सॉर्प्शन में हीट एनर्जी बाहर रिलीज होती है। फिजिकल में कम होती है, केमिकल में ज्यादा होती है, बिकॉज केमिकल में एक्चुअली बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। तो ये वहां पे मैं डेटा लिखवाना भूल गई थी, कॉपी में लिख देना। फिजिकल एड्सॉर्प्शन अगर होगा तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 से 40 किलो जूल, ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अप्रोक्सीमेटली 20 से 40 किलो जूल पर मोल के रेंज की एनर्जी रिलीज होगी। और अगर केमिकल में 80 से 240, ये थोड़ा डेटा आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी मेंस में एक बार सवाल आ चुका है, ठीक है, कि डेटा के अकॉर्डिंग बताना था कि वो फिजिकल था कि केमिकल था। तो रेंज पता होगी तो आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो इसको फिलहाल यहाँ रोकते हैं, इसके आगे कल से हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दैट वुड बी कैटलिस्ट।